हर साल जून और जुलाई का महीना आते ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से एक जैसी ही तस्वीरें सामने आने लगती हैं। रेलवे ट्रैक डूब जाते हैं, सड़कों पर नावें चलने लगती हैं। एक तरह से कहें तो मुंबई घुटनों तक पानी में समा जाती है और रफ्तार थामने वाली लोकल ट्रेनें थम सी जाती हैं। करोड़ों का बजट और देश के सबसे अमीर नगर निगम यानी कि बीएमसी के दावों के बावजूद हर बार मानसून में मुंबई क्यों डूब जाती है? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है मुंबई का भौगोलिक इतिहास और 7 लुप्त होती नदियां। मुंबई की इस समस्या को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। आज हम जिसे एक अखंड मुंबई देखते हैं, वह असल में वैसी थी ही नहीं। मूल रूप से मुंबई 7 अलग अलग टापुओं का एक समूह था। बम्बई, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, माहिम, माझागांव, परेल और वर्ली। अंग्रेजों और पुर्तगालियों के ज़माने में यानी कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में इन 7 टापुओं के बीच के समंदर और दलदली ज़मीन को मिट्टी और पत्थरों से पाटकर एक शहर का रूप दिया गया। चूँकि ये शहर समंदर को पाटकर बनाया गया है, इसलिए मुंबई का एक बहुत बड़ा हिस्सा समंदर के जलस्तर से काफ़ी नीचे या उसके बराबर है। जब भी भारी बारिश होती है तो पानी ढलान ना मिलने के कारण वापस शहर की तरफ ही आ जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुंबई के बीच से 7 प्रमुख नदियां भी बहती हैं, जिनका काम बारिश के पानी को समंदर तक पहुंचाना था। लेकिन आज इनमें से अधिकतर नदियां इंसानी लालच और कंक्रीट के जाल के नीचे दबकर सरकारी कागजों या फिर गंदे नालों में तब्दील हो चुकी हैं। आइए जानते हैं इन 7 नदियों की क्या कहानी है। सबसे पहले मीठी नदी। ये मुंबई की सबसे प्रमुख और बदनाम नदी है। विहार और पवई झील से निकलने वाली ये 18 किलोमीटर लंबी नदी माहिम की खाड़ी में जाकर समंदर से मिलती है। साल 2005 की भीषण मुंबई बाढ़ के पीछे इसी नदी का उफान था। आज इस नदी के किनारों पर झुग्गियां और फैक्ट्रियां बन चुकी हैं, जिससे इसकी चौड़ाई बेहद कम हो गई है। दूसरा है पोईसर नदी। संजय गांधी नेशनल पार्क से निकलने वाली ये नदी कांदीवली होते हुए मारवे क्रीक में गिरती है। आज यह पूरी तरह कचरे से पटी पड़ी है। तीसरा है दहीसर नदी। ये भी नेशनल पार्क से निकलकर दहीसर इलाके से होते हुए समंदर में जाती है। इसके रास्तों पर भी भारी अतिक्रमण हो चुका है। चौथा है ओशिवारा नदी। आर्य मिल्क कॉलोनी से निकलने वाली ये नदी अंधेरी और ओशिवारा के औद्योगिक इलाकों से गुजरती है। कारखानों के केमिकल और कचरे ने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तांसा नदी और वैतरना नदी। हालांकि ये नदियां मुंबई शहर के बाहरी छोर पर हैं, लेकिन मुंबई की भौगोलिक जल निकासी और पानी की सप्लाई में इनकी बड़ी भूमिका है। उल्हास नदी। इसका पानी भी मुंबई के उपनगरीय नेटवर्क के जल स्तर को प्रभावित करता है। जब बारिश का पानी इन नदियों में जाता है तो संकरी हो चुकी ये नदियां पानी को संभालने के बजाय उफान पर आ जाती हैं और आसपास के रिहायशी इलाकों को डुबो देती हैं। मुंबई के डूबने का तीसरा और सबसे खतरनाक कारण है भारी बारिश और हाई टाइड। मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम लगभग 150 साल पुराना है, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। ये सिस्टम केवल 25 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब मुंबई में अक्सर 1 घंटे में 50 से 100 मिलीमीटर तक बारिश हो जाती है। जब भारी बारिश के साथ समंदर में ऊंची लहरें उठती हैं तो समंदर शहर के पानी को अंदर लेने से मना कर देता है। उल्टा समंदर का पानी ड्रेनेज के जरिए शहर की तरफ वापस आने लगता है। ऐसे में फ्लड गेट्स यानी पानी रोकने वाले दरवाजे बंद करने पड़ते हैं और शहर में पानी जमा होने लगता है। पुराने समय में मुंबई के किनारों पर मैंग्रोव यानी कि दलदली पौधे के घने जंगल थे। ये मैंग्रोव समंदर की लहरों को शहर में घुसने से रोकते थे और स्पंज की तरह अतिरिक्त पानी को सोख भी लेते थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों में ऊंची ऊंची इमारतें, मॉल और सड़कें बनाने के चक्कर में इन मैंग्रोव्स को बेरहमी से काट दिया गया। मीठी नदी के प्राकृतिक मोड़ों को सीधा कर दिया गया ताकि वहां कंस्ट्रक्शन किया जा सके। जमीन पर कंक्रीट की इतनी मोटी परत चढ़ चुकी है कि बारिश का पानी जमीन सोख ही नहीं पाता। मुंबई को डूबने से बचाने के लिए केवल नालों की सफाई काफ़ी नहीं है। जब तक मुंबई की नदियों को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया जाएगा, प्लास्टिक कचरे पर पूरी तरह बैन नहीं लगेगा और समंदर के किनारों पर वाटर होल्डिंग तालाब नहीं बनाए जाएंगे, तब तक हर साल मानसून में माया नगरी यूं ही बेबस नजर आती रहेगी। आप देख रहे थे एजुकेशन टीवी 9। एजुकेशन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लगातार देखते रहिए एजुकेशन टीवी 9।